कक्षा 11वीं कॉमर्स, विषय व्यवसाय अध्ययन का अध्याय 4 व्यवसायिक सेवाएं, जिसका आज 4 क्लास है। थर्ड क्लास में मैंने बीमा के बारे में बताया था कि बीमा क्या होता है, बीमा को किस प्रकार विशेषता होती है, बीमा कराने के क्या क्या लाभ होते हैं और बीमा की क्या क्या हानियां होती है ना। हानि तो वैसे नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसी होती है। अब आता है बीमा के महत्व। बीमा का महत्व, तो बीमा के महत्व के बारे में हम जानेंगे कि बीमा को कराने से हमारे जीवन में, हमारे व्यवसाय में, हमारे समाज में, हमारे उद्योग में किस प्रकार का लाभ या किस प्रकार का महत्व होता है। जैसे अगर हम बीमा कराए हैं तो सबसे पहला होता है व्यवसायिक लाभ। अगर हम व्यवसाय में रहकर अगर बीमा कराए हैं तो बीमा का क्या क्या लाभ होता है, क्या महत्व होता है। तो सबसे पहला होता है व्यवसायिक सुरक्षा। व्यवसायिक सुरक्षा अर्थात जैसे आप बीमा कराए हो अपने व्यवसाय के लिए, अगर इन फ्यूचर या भविष्य में कोई हानि हो जाती है तो उस हानि से बचने के लिए हमको कुछ ना कुछ राशि या उस क्षति से बचने के लिए हमको कुछ ना कुछ राशि मिल जाए, जिससे हमारा व्यवसाय सुरक्षित हो। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करा लेते हैं, बीमा करा लेते हैं। मतलब व्यवसाय में होने वाली हानि से बचने के लिए हमको क्या कराना पड़ता है, बीमा कराना पड़ता है। पढ़ रहा हूं, सुनेंगे। बीमा व्यवसायिक सुरक्षा प्रदान करता है। व्यवसाय की सुरक्षा, जैसे व्यवसाय में हानि हो गई हो, जैसे आपका सामान रखा हो गोदाम में, है ना, वहां आग लग गया हो, किसी कारण से आग लग गया हो, पूरे माल की हानि हो गई हो, तो सोचो अगर लाखों करोड़ों रुपए का आपका सामान रखा हो और उसकी नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई कौन करेगा। भरपाई से मतलब है उसको पूर्ति कौन करेगा। तो अगर आप बीमा करवा लो तो ऐसे हानि से, मतलब इन फ्यूचर या भविष्य में होने वाली हानि से सुरक्षा मिल जाती है। आगे बढ़ता है, क्योंकि नियमित प्रीमियम देने से बीमा कंपनी का एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेती है। भविष्य में अनिश्चितता, आप बोल सकते हो क्या कि मेरा जो सामान रखा हुआ है गोदाम में, जो मेरा व्यवसाय चल रहा है, भविष्य में मेरे को हानि नहीं होगा या इससे क्षति नहीं पहुंचेगी, ऐसा आप बोल सकते हो? कभी नहीं बोल सकते। अर्थात आप अनिश्चित हो, नहीं होगा ये अच्छी बात है, किंतु हो गया इसकी गारंटी ले सकते हो? नहीं ले सकते। ये होना निश्चित है, नहीं होगा तो अच्छी बात है, किंतु होगा ये हम लोग अनुमान लगाते हैं भविष्य में, क्योंकि हमारा व्यवसाय बिना जोखिम के नहीं होता। जोखिम का होना जरूरी है, क्योंकि व्यवसाय है तो व्यवसाय में जोखिम के बिना कोई भी व्यवसाय नहीं होता। आप नहीं बोल सकते कि भविष्य में मेरे को केवल लाभ होगा, हानि भी हो सकती है। ये जरूरी है कि आपको कम हानि हो, जहां ज्यादा हानि होने के बजाय कम हानि हो, या हानि ना के बराबर हो किंतु हानि नहीं होगा, ऐसा आप नहीं बोल सकते। भविष्य अनिश्चितता एवं जोखिम से यह सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि क्षति अथवा हानि होने पर बीमा अपने माल की सुरक्षित प्रदान करने का अधिकार हो जाता है। जैसे आपको कोई व्यवसाय में हानि हो रही हो, माल की कोई हानि हो रही हो, माल का नुकसान हो गया हो, तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, क्षति मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट होता है ऋण लेने में सुविधा। देखना, आपके घर में अगर किसी का लाइफ इंश्योरेंस हुआ होगा, जीवन बीमा हुआ होगा, तो जीवन बीमा का हम लोग क्या करा लेते हैं, एक वो करवा लेते हैं, उस पर ऋण ले लेते हैं। कैसे ऋण ले लेते हैं, जैसे आप बैंक में जाओगे तो बैंक वाला आपको पूछेगा कि क्या आपके पास कुछ मॉर्गेज, मतलब गिरवी रखने के लिए कुछ ऐसी संपत्ति है जिस पर हम आपको ऋण दें। तो हम लोग क्या करते हैं, जमीन जायदाद गिरवी रख देते हैं, पैसा ले लेते हैं। अगर हम खत्म हो गए या जिसके नाम से ऋण लिया गया है, अगर वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसकी जो संपत्ति है बैंक उस पर कब्जा कर लेगा और उस संपत्ति को बेचकर अपना पैसा वसूल लेगा। ये ऋण का, ये बैंक का फंडा होता है, मतलब बैंक इस प्रक्रिया से काम करता है। किंतु अगर आपके पास कोई संपत्ति नहीं है, अब आपको गिरवी रखना है, तो संपत्ति गिरवी रख के बिना आपको ऋण नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हो, आप जो जीवन बीमा कराए हो, जिसका बीमा कराए हो 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का, उसको क्या कर दो, बैंक के पास गिरवी रख दो और उस पर क्या कर लो, ऋण प्राप्त कर लो। तो ऐसी स्थिति में आपको जो बीमा होता है उस बीमा को आप ऋण के बदले उपयोग कर सकते हो। बीमा होने से व्यापार में ऋण मिलने की सुविधा रहती है, क्योंकि ऋणदाता प्रायः उन्हीं व्यक्तियों को ऋण देना पसंद करते हैं जिनमें अपनी संपत्ति बीमा करानी हो। उसी प्रकार व्यवसाय में भी होता है, आप अपनी संपत्ति को बीमा करा लो। अगर बाई चांस आपका व्यवसाय हानि में चला जाता है,
आप अपने व्यवसाय को बंद करना चाहते हो, तो ऐसी स्थिति में नुकसान के कारण आपको बंद करना पड़ेगा। तो आप जो बीमा कराए हो तो उस बीमा कराने से आपको पैसा मिल जाएगा, और जहां से आप पैसा प्राप्त करे हो ऋण के रूप में, आप उस पैसे को क्या कर दो, ऋण का भुगतान कर दो। तीसरा पॉइंट बोलता है मितव्ययिता। बीमा मितव्ययिता का पाठ पढ़ाता है, और इस प्रकार यह रुपए बचाने, फिजूल खर्ची रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन है। बहुत सारे व्यापार में देखना क्या करते हैं, संपत्तियां खरीद लेते हैं, पैसा ज्यादा है तो लाभांश के रूप में बांट देते हैं, कर्मचारियों को बोनस दे देते हैं, मतलब फिजूल खर्ची करते रहते हैं। जहां पर जरूरी है वहां पर आप खर्च करो, किंतु फिजूल खर्ची से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप बीमा करा लो। बीमा करा लो, बीमा कराओगे तो भविष्य में अनिश्चितता है, भविष्य में होने वाली हानि से आपको क्या मिल जाएगा, सुरक्षा मिल जाएगा। तीसरा बोलता है रक्षा तथा निवेश तत्व। रक्षा मतलब आप बीमा कराने से आपको क्या मिल जाएगा, एक तो रक्षा प्रदान होगा, और दूसरा बोलता है निवेश। निवेश मतलब होता है विनियोग। विनियोग का आशय होता है कि जब हम कहीं पर पैसा लगाते हैं तो उसका प्रतिफल हमको मिलता है, उसको बोलते हैं विनियोग। उसी तरह निवेश विनियोग का पर्यायवाची है। तो निवेश मतलब होता है हम बीमा के रूप में प्रीमियम भरते हैं, किस्तों में भरते हैं, 3 महीने में भरते हैं, 6 महीने में भरते हैं, चाहे साल में भरते हैं। हम किस्त में पैसा चुकाते हैं, प्रीमियम चुकाते हैं, विनियोग कर रहे हैं एक प्रकार से, तो उसका प्रतिफल हमको इन फ्यूचर भविष्य में हमको प्राप्त होगा। अगला बोलता है साख में वृद्धि, मतलब हमको अगर बीमा कराए हैं तो हमको साख में वृद्धि होती है और व्यवसाय में वृद्धि होती है। अगला बोलता है सामाजिक लाभ। अब सामाजिक लाभ में क्या क्या होता है, पहला होता है सामाजिक लाभ में सामाजिक बीमा की योजना, जैसे बेरोजगारी है, वृद्धावस्था है, दुर्घटना आदि का बीमा मनुष्य की भावी निर्धरता, भूखमरी एवं यातनाओं से सुरक्षा प्रदान करता है। अब जैसे घर में कोई एक व्यक्ति कमाने वाला था, ठीक है, एक व्यक्ति कमाने वाला था, 5 लोग खाने वाले थे। अब वह व्यक्ति काम करता था, लाता था, घर में कब था। अब ऐसी स्थिति में अगर वह व्यक्ति मर जाए, जो कमा रहा था, अगर वह व्यक्ति मर जाए, तो ऐसी स्थिति में जो 5 लोग उस पर आश्रित थे, उनका क्या होगा, वो तो बेचारे बिना खाए पिए मर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में यदि ऐसा स्थिति आती है तो आप क्या करा लो, उसका बीमा करा लो। तो इन फ्यूचर अगर वह व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो जो 5 व्यक्ति बचे हैं उनको बीमा से प्राप्त पैसे से राशि से अपना जीवन यापन हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगला जोखिम का वितरण। बीमा का व्यवसाय पूंजी वाली कंपनी द्वारा होता है, जिसमें कई लोग पूंजी लगाते हैं। परिणाम स्वरूप बीमा एक व्यक्ति के जोखिम का भार कंपनियों पर डाल देती है। क्या होता है, ये बट जाता है। अगला बोलता है सभ्यता का प्रतीक, औद्योगिक विकास और आत्मनिर्भरता। अगला पॉइंट बोलता है व्यक्तिगत एवं पारिवारिक लाभ। अब अगर आपका कोई परिवार का व्यक्ति है तो उनको क्या क्या लाभ होता है। पहला, परिवार की आर्थिक सुरक्षा, मैं बताया ना जी, अगर एक व्यक्ति मर जाए, अगर वह 5 लोग उस पर आश्रित हो, और आश्रित वाला जिस पर आश्रित है, एक व्यक्ति घर का कमाने वाला, अगर वो मर जाए तो ऐसी स्थिति में वो 5 लोग क्या हो जाएंगे, भूखमरी से मर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, बीमा करा लो तो परिवार को क्या हो जाता है, एक सुरक्षा मिल जाता है। देखना आप लोग सुने होंगे, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, देखना ऐड आता होगा। तो ये दूसरा बोलता है वृद्धावस्था का सहारा। आप अगर सपोज बीमा करा लियो, और अगर आप बीमा करवाए हो, और आप क्यों करवाए हो कि अगर मेरा कुछ हो जाता है, मुझे कुछ इन फ्यूचर भविष्य में कुछ हो जाती है, तो मेरे परिवार को सुरक्षा मिल जाए। आप इस नियत से क्या कराए हो, बीमा करवाए, ठीक। लेकिन आपको कुछ भी नहीं होता है ना, 10 साल के लिए बीमा कराए थे, तो 10 साल पूरा होने के बाद जितने रुपए का आप बीमा कराए हो, पूरा पैसा आपको क्या मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा। जैसे 10 लाख का बीमा कराए थे 10 साल के लिए, तो 10 साल के बाद वो पूरा 10 लाख ब्याज सहित आपको वापस मिल जाएगा। तो अब बताओ 10 साल के बाद अब आप बूढ़े हो गए, 60 साल पूरा हो चुका है, तो 60 साल के बाद आप कमाने जाओगे, रोजगार भी नहीं। तब ऐसी स्थिति में जो बीमा का पैसा आपको 10 साल 20 साल जो बीमा कराए हो, उस टाइम पीरियड के बाद जब आपको मिलेगा, उस स्थिति में जो पैसा आपको मिलेगा उससे आप क्या कर सकते हो, अपना जीवन यापन कर सकते हो। तीसरा पॉइंट बोलता है ऋण लेने में सुविधा। मैं भी बताया हूँ, कर में छूट। बहुत सारे जो नौकरी पेशा होते हैं ना, जिनको टैक्स पटाना पड़ता है, तो उन लोग बीमा के माध्यम से अपने करों पर छूट प्राप्त करते हैं, ठीक। उसके बाद आता है बचत एवं मितव्ययी को प्रोत्साहन। जैसे मैंने बताया, व्यवसाय में जो फिजूल खर्ची होती है उससे बचने के लिए सबसे अच्छा साधन क्या है, बीमा करा लो।
उसके बाद धन डूबने का भय नहीं, बीमा के माध्यम से आपका पैसा कभी नहीं डूबेगा, क्योंकि आप छोटी छोटी किस्तों को या प्रीमियम के माध्यम से आप क्या करते हैं, पैसा जमा करते हैं, और भविष्य में आपको या आपके उत्तराधिकारी अर्थात आपके परिवार को ये पैसा मिल जाएगा, मतलब ये पैसा आपका डूबेगा नहीं। तो इसकी सुरक्षा होती है, और सुरक्षित भविष्य, बीमा के कारण आपको भविष्य में अच्छे से अच्छा, ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। ये तो था बीमा का महत्व। अब आता है संचार के माध्यम। संचार मतलब तो पता है, टेलीफोन, डाकघर के माध्यम से हम संचार का काम करते हैं। डाक, टेलीविजन, टेलीफोन, इंटरनेट, ये सब क्या है, संचार का माध्यम है। तो व्यवसाय में भी संचार का माध्यम होता है। बिना संचार के हम व्यापार नहीं कर सकते, क्योंकि आज के युग में आज हमारा व्यापार व्यवसाय इतना बढ़ गया है कि बिना संचार के हम कोई भी काम नहीं करते। बोलता है वर्तमान समय में संचार के साधन मानव जीवन के आवश्यक अंग बना दिए गए हैं। इसके बिना यहाँ सब कुछ अधूरा सा लगता है। व्यवसाय को नियमित ढंग से चलाने व नियंत्रण करने के लिए संचार के साधन आवश्यक हो गए हैं। अब यह कहा जाए कि वर्तमान स्थिति में संचार के क्या क्या माध्यम है, ये बताया है। तार, डाक, टेलीफोन, फैक्स आदि के बिना व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करना कठिन है। कोई भी अतिशयोक्ति न होगी कि संदेश वाहन भी कहा जाए। संदेश वाहन क्या होगा, आपका बात, आपकी जो बातें हैं, आपके जो कथन है, उसको दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, चाहे वो व्यापारी में हो, चाहे आपके खुद व्यक्तिगत जीवन में। ठीक है, अर्थ बताया। संचार का शाब्दिक अर्थ सूचनाओं को किसी माध्यम से प्रेषित करना, मतलब आपकी जो सूचना है, आपका जो कथन है, बोलना, वो दूसरे के पास पहुंचना। अब चाहे उसका कोई भी साधन हो, चाहे आप टेलीफोन के माध्यम से दूसरे से बात करते हो, तार के माध्यम, खत के माध्यम से बात करते हो, इंटरनेट के माध्यम से बात करते हो, चाहे कोई भी माध्यम हो। माध्यम अर्थात आपका जो बात है, आपकी जो सूचना है, वो दूसरे व्यक्ति तक पहुंचना है। जिस माध्यम से पहुंचेगी उस माध्यम को ही क्या बोला जाता है, संचार बोला जाता है। संचार में कम से कम दो व्यक्ति का होना आवश्यक होता है। एक व्यक्ति संदेश प्रेषित करता है तो दूसरा प्राप्त करता है। सही बात है, हम लोग टेलीफोन में बात करते हैं तो जब आप बोलते हैं तो दूसरा व्यक्ति सुनता है, और जब वो दूसरा व्यक्ति आपको बोलता है तब आप सुनते हैं, अर्थात दो व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति संचार कार्य नहीं कर सकता। संचार में प्रेषक के साथ प्राप्त करने वाला भी आवश्यक है, क्योंकि आप जब बोलोगे तो अगला व्यक्ति सुनने वाला होना चाहिए ना, तभी तो आपका संचार होगा। किंतु आप सिर्फ बोल दिए और सुनने वाला नहीं, तो आपका संचार पूरा नहीं। इस प्रकार संचार या संदेश वाहन से अभिप्राय किसी संस्था या संगठन के दो या दो से अधिक व्यक्तियों के माध्यम सूचनाओं, विचारों, तथ्यों, सहमति और भावनाओं को इस ढंग से आदान प्रदान करना कि संदेश प्राप्तकर्ता को उसी रूप में समझ आए जिस रूप में संदेश भेजा हो। जैसे आप बोल रहे हो, अगले व्यक्ति को समझ में आना चाहिए, इसी को बोलते हैं संचार। परिभाषा बताया है एरन के अनुसार, संचार उस समस्त बातों का योग है जिसे एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के मस्तिष्क में सूझबूझ उत्पन्न करने के लिए करता है। आप किसी को बता रहे हो, सूचना दे रहे हो, तो उसके दिमाग में, मस्तिष्क में उस बातों का क्या होना चाहिए, विचार होना चाहिए, उस बातों के प्रति प्रेरणा होना चाहिए, उस बातों को समझना चाहिए कि क्या अगला व्यक्ति मुझे बोला है और क्या मुझे करना है। आगे बोलता है, यह अर्थ एक पुल है जिसके कहने, सुनने, समझने की प्रक्रिया निरंतर चलती है। संचार का एक प्रकार का पुल मतलब जैसे हमारा नदी होता है, तो नदी में एक छोर से दूसरे छोर जाने के लिए हमको क्या चाहिए, पुल चाहिए, तब तो हम जाते हैं यहाँ से वहां। उसी तरीके से हम जब बात को करते हैं तो एक प्रकार टेलीफोन हमारे क्या है, पुल का काम करता है कि हम जब बोलते हैं तो हमारी बातें एक स्थान से दूसरे स्थान क्या हो जाती है, चली जाती है। ठीक, अब आता है संचार के माध्यम। तो संचार के क्या क्या माध्यम है मैंने अभी बताया। तो संचार के माध्यम में डाक संचार, डाक सेवा, दूर संचार जिसमें टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, ईमेल जिसको हम लोग मोबाइल में यूज करते हैं, और कोरियर सेवा जिससे हम माल मंगवाते हैं या भेजते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है डाक संचार, डाक सेवा। डाक संचार, डाक सेवा, यहाँ पर हम
डाकघर के बारे में पढ़ेंगे। तो डाकघर में हमारा क्या होता है, जैसे पुराने समय में, अभी तो डाकघर को और भी अच्छे तरीके से बढ़ा दिया गया है, बहुत सारी सुविधाएं दे दी गई है। पहले हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हम लोग देखते थे एक पोस्ट कार्ड, अंतरदेशीय ये सब आता था। मैं अभी बीच में प्रैक्टिकल रूप में इसको समझाऊंगा भी और दिखाऊंगा भी कि ये होता क्या। तो क्या होता था, खत लिखे लाल डब्बे में डाल दिए। लाल डब्बा वाला क्या करता था, पोस्ट ऑफिस वाला लाल डब्बा से चिट्ठी को निकालता था, पत्र या खत को निकालता था, 4 दिन के बाद जहां पर जाना है उसको भेज देता था। मतलब हमारा जो लिखित संदेश है वो एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता था, अर्थात डाकघर एक संचार का माध्यम था। ठीक, बता पत्र संदेश सूचना के आदान प्रदान में डाकघर सेवा सदैव भी नहीं है। आज भी डाक सेवा विश्वसनीय है, जिसका विकल्प नहीं है। ठीक, पूर्व इकाई में हमने विभिन्न सेवाएं संगठनों का अध्ययन किया। डाकघर की सेवा भी उसमें से एक है। जीवन के सभी क्षेत्रों में डाकघर की सेवाएं का अपना विशिष्ट स्थान है। जनसंपर्क का अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। आधुनिक व्यापार का आधार पत्र व्यवहार है और पत्र प्रेषण एवं प्राप्ति का मुख्य साधन डाकघर है। सही बात है, हम लोग जो पत्र भेजते हैं, सूचना देते हैं, लिखित पत्र या तार देते हैं, किसके माध्यम से जाता है, हमारे डाकघर के माध्यम से ही जाता है। अगला बोलता है पत्र व्यवहार को व्यापार की आत्मा कहा जाता है। अतः डाकघर का महत्व स्पष्ट है कि पत्र व्यापार अतिरिक्त सूचनाओं का प्रेषण, द्रव्य प्रेषण, द्रव्य का संचयन एवं निवेश का भी डाकघर द्वारा होता है। ठीक, उसके बाद आता है डाकघर के कार्य। डाकघर क्या क्या कार्य करता है। पहला, समाचार को लाना और ले जाना। समाचार पत्र जो होता है उसको लाने और ले जाने का काम करता है। द्रव्य को लाने और ले जाने में धन संचय, निवेश सेवा, शीघ्र संदेश वाहन का कार्य और अन्य सेवा। तो समाचार मतलब यहाँ पर हमारे पत्र, तार, ये सब हम क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान भेजते हैं। दूसरा, द्रव्य को लाने और ले जाने में। तीसरा, धन संचय। देखना, हम मनी ऑर्डर करते हैं। पुराने टाइम में क्या होता था, मनी ऑर्डर होता था। जब हमारे बैंक से एक स्थान से दूसरे स्थान में पैसा नहीं जाता था या बहुत देर में जाता था तो हम लोग क्या करते थे, मनी ऑर्डर करते थे। डाकघर में जाते थे, एक फॉर्म फिलअप करते थे, वहां पर डाकघर को पैसा देते थे कि जिस स्थान पर भेजना है उस स्थान पर पैसा चले जाए। तो वो क्या करता था, मनी ऑर्डर के माध्यम से क्या करता था, पैसा एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता था। ये डाकघर की सेवा। शीघ्र संदेश वाहन, जिसको आज के टाइम में स्पीड पोस्ट बोला जाता है, स्पीड पोस्ट जिसको बोला जाता है, शीघ्र संदेश वाहन का कार्य। और अन्य सेवा, अन्य सेवाओं में यहाँ पर हमारा आवर्ती जमा खाता, स्थायी जमा खाता, हम लोग जैसे बैंक में पैसा जमा करते हैं उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डाकघर में भी पैसा जमा करते हैं। कि अन्य सेवाएं बैंक की तरह ही हमारा डाकघर कार्य करता है। पहला, समाचार पत्र को लाना और ले जाने का कार्य। अब समाचार पत्र को लाने और ले जाने का कार्य क्या होता है, इसको सुनिए। समाचार पत्र को लाने ले जाने का डाकघर का प्रमुख कार्य है। देश के अंदर विभिन्न वस्तुएं भेजी जाती है। अब कैसे समाचार पत्र, तो पोस्ट कार्ड जिसके माध्यम से आप अपनी बातों को दूसरे स्थान भेज सकते हो, अंतरदेशी पत्र, बुक बैंक है ना, पुस्तकें, पत्रिकाएं, अंधों का साहित्य और पंजीबद्ध समाचार पत्र, नमूने, पैकेट, पार्सल, ये सब आप क्या कर सकते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान भेज सकते हो। दूसरा, द्रव्य का अंतरण। द्रव्य का अंतरण में मनी ऑर्डर है ना, पोस्टल ऑर्डर है ना, और धन को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने का ये विकल्प है। तीसरा, धन संचय निवेश। धन संचय निवेश जिसमें आप अपने पैसों को क्या कर सकते हो, जमा कर सकते हो, जिसमें आवर्ती जमा खाता है ना, स्थायी जमा खाता, ये सब आप डाकघर में क्या कर सकते हो, जमा कर सकते हो। अगला आता है शीघ्र संदेश वाहन। शीघ्र संदेश वाहन जिसको हम लोग यहाँ पर स्पीड पोस्ट बोलते हैं, मतलब आपको संदेश भेजना है तो जल्दी से जल्दी आपका संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाए। और अन्य सेवाएं में होता है डाकघर की अन्य सेवाएं, जैसे परिचय पत्र प्राप्त करना, पोस्ट बॉक्स की सुविधाएं, पुनः निर्देश, डाकघर डालने वाले प्रमाण पत्र, स्पीड पोस्ट सेवा है ना, देरी से डालने वाले पत्र आदि, ये सब सेवाएं हमारे डाकघर के माध्यम से होता है। अब आता है डाकघर की सेवाओं के प्रकार। डाकघर की सेवाओं के क्या क्या प्रकार होते हैं। तो पहला होता है, इसको 3 भागों में बांटा गया।
पहला होता है सामान्य डाक सेवा। सामान्य डाक सेवा जैसे हम अपने खत को ले जाकर डाल दिए, वो एक स्थान पर पहुंच गई, ये नॉर्मल है स्थिति। आपको कोई पैसा नहीं लगना, कुछ नहीं लगना, केवल आप जिस पर पत्र लिख रहे हो, जैसे अंतर्देशीय, स्पीड पोस्ट है ना, पोस्ट कार्ड, ये सब क्या है, पत्र लिखे, लाल डब्बे में डाल दिए, आपका जहां भेजना है वहां आराम से चला जाएगा। पहला होता है पोस्ट कार्ड, सबसे सस्ता सुलभ साधन माना जाता है, इसका अन्य पर जवाबी पोस्ट कार्ड भी है। दूसरा बोलता है पत्र, समाचार, संदेश अधिक होने पर लिफाफे में बंद करके उस पर डाक वह लगा दो, है ना, तो उस पर चार्ज लगता है। जैसे एक लिफाफा होता है, उस लिफाफे में जितना बड़ा पत्र आपको लिखना है, कागज में पूरा पत्र को लिख दिया, अपनी बातों को मोड़ के उस लिफाफे में डाल के पैक कर दो, डाकघर में ले जाके दे दो। डाकघर में जब ले जाके दोगे तो उस पर क्या होगा, वो तौलेगा, है ना। तो अगर 20 ग्राम तक होगा तो उस पर 4 रुपए का टिकट, और 20 ग्राम से अधिक है तो 4 रुपए से ज्यादा 10 या 15 रुपए का टिकट लगाएगा। टिकट लगाने के बाद आपको प्रेषित करने बोलेगा, आप लाल डब्बे में डाल दो, आपका पत्र क्या हो जाएगा, जिस स्थान पर जाना है चला जाएगा। अंतर्देशीय एक ये हरे कलर का होता है, अभी मेरे ख्याल से लाइट ब्लू हो गया है, पहले हरे कलर का आता था, अब लाइट ब्लू कलर का एक अंतर्देशीय होता है, जिस पर हम अपने बातों को, पत्रों को लिखते हैं। ये गोपनीय होता है, इसको ऐसा फोल्ड करते हैं, जो बातें हैं वो अंदर आपको कोई नहीं देख सकता है, इस प्रकार का अंतर्देशीय होता है। बुक पोस्ट, बुक पोस्ट होता है जिसमें आप समाचार पत्र मंगा सकते हो, किताबें मंगा सकते हो, है ना, ये सब आप मंगा सकते हो। पार्सल, पार्सल तो आप जानते हो, जो भी हमको सामान मंगाना है तो वो पार्सल के माध्यम से हमको मिल जाता है। दूसरा पॉइंट बोलता है पंजीकृत डाक सेवा। पंजीकृत डाक सेवा मतलब जो भी हम अपने पत्रों को या समाचार पत्र को या हम कोई पार्सल को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान भेजते हैं तो हम उसका पंजीयन करवाएं। पंजीयन से मतलब है अगर आपका पत्र समय पर नहीं पहुंचता है या आपका पत्र या जो सामान आप भेज रहे हो वो प्रेषित करना चाहते हो, अगर रास्ते में गुम गया या टूट फूट गया या उससे कुछ नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई डाकघर के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो पंजीकृत डाक का ये एक प्रकार का नमूना है। ठीक, ये आपका नमूना दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद आता है तीसरा शीघ्रगामी डाक सेवा, जिसको हम लोग स्पीड पोस्ट बोलते हैं। स्पीड पोस्ट क्या होता है ये आपका, ठीक है। तो स्पीड पोस्ट के बारे में पढ़ रहा हूं, सुनना। इस सेवा को कुछ वर्षों पूर्व ही विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया। इस सेवा में डाक यात्रा के लगने वाले न्यूनतम समय के अंदर पहुंचने का कार्य होता है। जैसे आप जो नॉर्मल पत्र जो भेजते हो, अगर वो 7 दिन में जा रहा है तो स्पीड पोस्ट 3 दिन में आपका प्रेषित हो जाएगा। बहुत जल्दी से जल्दी वो क्या होता है, पहुंचता है, जिस पर चार्ज भी क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा लगता है, किंतु आपका जो पत्र है, सामान है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाता है। उसके बाद आता है इस हेतु प्रत्येक पोस्ट ऑफिस प्रत्येक 2 दिन में 3 बार बैग बनाकर व्यक्तिगत रूप से डाक को स्थानों पर पहुंचा देते हैं। इस सेवा के लिए पृथक से कर्मचारी लगाए जाते हैं, इसलिए सेवा की दरें सामान्य दर से काफी अधिक होती है। इसमें चार्ज थोड़ा ज्यादा लगता है, किंतु समय पर और जल्दी से जल्दी आपका जो पत्र है, पत्रिकाएं हैं या जो चीज आपको प्रेषित करना है वो आराम से प्रेषित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है बीमित डाक। बीमित डाक मतलब आप कोई डाक भेज रहे हो तो उसका बीमा करवा लो, जिससे वह सामान गुम जाने या टूट फूट होने पर उस सामान से होने वाली हानि की पूर्ति हो जाए। इसका उद्देश्य बताया है बीमित डाक का, बीमित वस्तु पाने वाले के पास पहुंच जाए, वस्तु खो जाने पर, क्षतिग्रस्त होने पर भेजने वाले को हानि ना हो, सुरक्षा का वचन, ये सब होता है बीमित डाक के माध्यम से। इसका शुल्क बताया है, बीमित शुल्क 17 रुपए, 200 रुपए से अधिक पर 10 रुपए और प्रत्येक 100 रुपए पर वो क्या हो जाएगा, 6 रुपए बढ़ता जाएगा। ठीक है, अधिकतम आप 20,000 रुपए या सोने चांदी 10,000 रुपए तक हो सकता है। ठीक, अनिवार्य बीमा एक आता है टॉपिक, छोटा सा अनिवार्य बीमा मतलब जैसे आप कोई कीमती सामान एक स्थान से दूसरे स्थान भेज रहे हो, तो यदि सोचो कांच का बहुत ही कीमती सामान आप एक स्थान से दूसरे स्थान भेज रहे हो डाकघर के माध्यम से, और जाते जाते आपको संदेह है कि ये माल टूट जाएगा, तो सोचो अगर 10 या 15,000 रुपए का आप सामान भेज रहे हो और वो टूट गया तो उसकी भरपाई कौन करेगा, तो उसका
जरूरी है कि आप उसका बीमा करवा लो, मतलब अनिवार्य बीमा है कि आप उसको करवा ही लो, करवाना ही है, क्योंकि उसकी अगर क्षति हो जाए तो उसकी भरपाई भी आपको मिल जाए। ठीक है। उसके बाद मनी ऑर्डर फॉर्म कैसा होता है ये बताया हुआ है, तो इसको सब मैं जब बताऊंगा तब इसके बारे में लिखवाऊंगा। ठीक है। उसके बाद आता है मनी ऑर्डर और डाकघर में अंतर, इसको आप लोग पढ़ेंगे। अगला है डाकघर द्वारा उल्लेखनीय वस्तुएं। डाकघर किन किन सेवाओं का ध्यान दिया जाता है कि किन किन सेवाओं को ग्राहक के लिए उपयोग कराती है। क्लियर। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि डाकघर द्वारा उल्लेखनीय सेवाएं। जितना आज मैं बताया हूं इसको आप अच्छे से रीड करेंगे। क्लियर है।